हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने जो है समानता के अधिकार के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। तो हम अपने मौलिक जो है अधिकार की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसका हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो गाइज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये हमारा जो है मौलिक अधिकार है। तो ये ना हर नागरिक का अधिकार है, ठीक है। और क्योंकि नागरिक का अधिकार है तो हर नागरिक को जानना भी जो है आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में जो है स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। अब हम धीरे धीरे जो है सीक्वेंस वाइज हम सारे आर्टिकल को देख लेते हैं, फिर हम इसका डिटेल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? विचार और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके साथ ही जो है 6 अधिकार इसमें निहित हैं, ठीक है। यदि मैं 19 के 1 के बारे में बात करूं, ठीक है, आप याद रखते जाइएगा या फिर कहीं नोट डाउन करते जाइए। 19 के 1 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और अगर 19 के 2 के बारे में बात करूं तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। 19 के 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो संघ, संगठन या फिर कह लीजिए सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 19 के 4 में जो है निवास, यानी कि भारत में कहीं भी निवास का अधिकार। 19 के 5 में भारत में कहीं भी अबाध संचरण की जो है स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में जो है कहीं भी विचरण या फिर संचरण कर सकते हैं। और 19 के 6 में छठा यानी कि आखिरी में जो है कोई वृत्ति यानी कि किसी भी जो है प्रोफेशन, व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। तो ये जो है 19 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर मैं बात करूँ 19 हो गया 20, आर्टिकल 20 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 20 में है, अभी हम इन सब का डिटेल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बस आर्टिकल बता रही हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अब आप ये बताओ कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण के बारे में जो है कौन सा आर्टिकल में प्रोविज़न है। तो आपको जब आर्टिकल याद रहेंगे तभी तो आप क्वेश्चन टिक करोगे ना। तो आर्टिकल 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में है जिसे हम जीवन के अधिकार कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और अगर 21 के ए के बारे में मैं बात करूं तो ये है जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं आर्टिकल 22 की बात करूं तो इसमें यह है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन यानी कि निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब चलिए हम डिटेलिंग करते हैं। बेसिकली अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार में बात करूँ ना तो जो 19 में जो है आर्टिकल 19 में 6 अधिकार निहित है ना, तो इसकी रक्षा जो है केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में, ठीक है। यानी कि राज्य के ऊपर जो है ये बाउंडेशन करता है, निजी मामलों में नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिकार है ना ये केवल नागरिक और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या फिर कह लीजिए कानूनी लोगों के लिए, जैसे कि कंपनियां, परिषदों के लिए, ठीक है। तो ये जो 6 अधिकार है ना इसमें जो है मैं आपको कुछ उपबंध बताने वाली हूँ, उचित प्रबंधित लगा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 19 के 1 के बारे में। इसमें क्या था, मैंने बताया था आपको, वाक यानी कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं स्व लिख के डॉट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के 1 में क्या है? वाक यानी कि विचार और जो है बोलने की यानी कि अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। ये जो है ना
प्रत्येक नागरिक को, यानी कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने, मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए, इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, इसमें शांति का अधिकार निहित है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार इसी में निहित है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार इसी में निहित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें निहित है। तो राज्य जो है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, इन सब के जो है प्रेफरेंस में ये जो है राज्य लगा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ अब आर्टिकल 19 के 2 की, आर्टिकल 19 के 2 में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें ये प्रोविज़न है कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के, ध्यान रखेंगे मैं जो बोल रही हूँ आपको, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि देखिए, इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, या फिर प्रदर्शन करना, कोई भी, अगर आपको देखिए, आप देखते होंगे कि आपको अगर कोई बात अगर सरकार के सामने रखनी होती है या फिर उसका विरोध करना होता है, तो आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, अनशन करते हैं। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका कर सकते हैं। तो राज्य जो है ना, संगठित होने पर अधिकार पर 2 आधारों में जो है प्रतिबंध लगा सकता है। पहले तरीके से अगर प्रतिबंध लगाना होगा तो उसे भारत की एकता, अखंडता और जो है सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित यातायात पर नियंत्रण। ठीक है, और जो है आपराधिक व्यवस्था की धारा के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 19 का 2। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के 3 के बारे में। इसमें क्या है? इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें जो है सभी नागरिकों को सभा, संघ या सरकार जो है सरकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। इसमें क्या क्या शामिल है? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, इसमें कंपनी, साझा फर्म हो गया। ठीक है, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो है ना प्रोविज़न, ये ना केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार करता है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस अधिकार पर भी जो है राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकती है। कैसे लगा सकती है? पहला मैंने आपको जो सब मैं बताती आ रही हूँ, यदि भारत की एकता और संप्रभुता पे जो है, नैतिकता पर जो है असर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उच्चतम न्यायालय ने ना ये व्यवस्था की है कि श्रम संगठनों के जो है मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 19 के 4 के बारे में। 4 में क्या है? भारत में कहीं भी निवास का अधिकार, यानी कि जो है निवास का अधिकार। ठीक है, तो हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। तो इसके भी 2 भाग हैं। ठीक है, पहले भाग की अगर मैं बात करूँ ना, तो देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य ये है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। और दूसरी चीज़ ये इंक्लूडेड है इसमें कि देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, यानी कि वहाँ घर बनाना और स्थायी रूप से बसना। ठीक है, तो ये अधिकार जो है ना, देश के अंदर कहीं भी जाने, आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। तो ये जो है ना, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और जो है संकीर्ण मानसिकता के महत्व को प्रदान नहीं करता है। अब इस पे भी जो है राज्य सरकार जो है बाउंडेशन लगा सकती है। किन परिप्रेक्ष्य में? विशेष रूप से आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजातियों के हित में। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र में उसकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखता है। जैसे जो है मणिपुर, मिजोरम वगैरह साइड में जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूंगी आर्टिकल 19 के 5 के बारे में। इसमें क्या है? अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि भारत में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार।
इसमें क्या है, यह स्वतंत्रता जो है ना प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का यानी कि घूमने का अधिकार है। वह स्वतंत्रता पूर्वक ना एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे या फिर जो है दूसरे से तीसरे राज्य में संचरण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ना इस बात को बल देता है कि भारत जो है सभी नागरिकों के लिए एक है। ठीक है, तो संचरण के जो है दो भाग हैं, एक है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक क्या होता है, देश में निर्बाध संचरण, और बाह्य देश से बाहर घूमने का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ है। अगली मैं बात करूंगी आर्टिकल 19 के 6 के बारे में। 19 का 6 में क्या है, कोई वृत्ति, व्यापार आदि करने का अधिकार। तो इसमें क्या है, इसमें जो है सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, कोई पेशा अपनाने या फिर कह लीजिए व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार जो है ना बहुत ज़्यादा विस्तृत है। क्यों? क्योंकि ये जीवन निर्वाह से जुड़ा हुआ है ना, आजीविका चलाने से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये बहुत विस्तृत है। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोग, आगे बढ़े। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक है, तो ये जो है 20 जो है ना, किसी भी अभियुक्त को जो है दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या फिर कंपनी व परिषद के कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और जो है अतिरिक्त दंड संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार। ठीक है, तो जीवन के अधिकार में जो है ना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर कह लीजिए दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है। राइट टू प्राइवेसी, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो है जीवन के अधिकार में शामिल हैं। आपको याद रहना चाहिए। और भी चीज़ें बहुत है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। ठीक है, आश्रय का अधिकार बता ही दिया मैंने। ठीक है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, सूचना का अधिकार, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सुनवाई का अधिकार, राज्य के बाहर ना जाने का जो है अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है ये जीवन के अधिकार में शामिल हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की आर्टिकल 21 के ए के बारे में, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के क में ये घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा राज्य। ठीक है, और इस प्रकार ये व्यवस्था ना केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। अच्छा, ये पहले था नहीं मूल अधिकार में। इसे ना मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 का जो क है वो कब शामिल किया गया, कौन से अमेंडमेंट में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है इसे शामिल किया गया। तो ये जो संशोधन है ना देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और सरकार ने ये कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति ठहराया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले जो था ना, इसके पहले जब ये मूल अधिकार में नहीं था तो इसके पहले जो है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में जो है आर्टिकल 45 में था। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। लेकिन इसे जो है मूल अधिकार मानते हुए कि ये हर नागरिकों का मूल अधिकार होना चाहिए, इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है मूल अधिकार में डाला गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। ये अधिनियम जो है 2009 में पारित हुआ और जो है 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। 21 को हमने देख लिया। आर्टिकल 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये जो आर्टिकल 22 है ना, ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि हिरासत 2 तरीके की होती है।
पहली तो जो है कठोर यानी कि दंड विषयक होती है, और दूसरी जो होती है वो निवारक विषयक होती है। तो दंड विषयक हिरासत जो होती है ना, एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है, ठीक है, यानी कि अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। और निवारक हिरासत क्या होती है? ये ऐसी हिरासत हुई है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है ना, किसी व्यक्ति को पिछले अपराध में दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस आर्टिकल 22 के जो है ना, आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं, ठीक है, 2 भाग हैं। पहले भाग की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 22 के 1 की मैं बात करूं, तो पहला भाग जो है साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि जो दूसरा भाग है वो निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पहला भाग है ना, ये उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है कुछ अधिकार प्रदान करता है। क्या अधिकार प्रदान करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला अधिकार ये देता है गिरफ्तार करने के आधार पर जो है सूचना देने का अधिकार, यानी कि गिरफ्तार किस आधार पे हमें जो है किया गया है, ठीक है, इसका सूचना जो है देने का अधिकार। और दूसरी चीज़ विधि व्यवसायी से परामर्श, यानी कि जैसे जो गिरफ्तार हो जाते हैं वो अपना वकील हायर करते हैं ना, तो यही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। विधि व्यवसायी के से जो है परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार इसमें शामिल है। और क्या शामिल है? तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मजिस्ट्रेट यानी कि दंड अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा, ठीक है, किसे? जिसे गिरफ्तार किया गया है। चौथी बात अगर मैं बताऊँ आपको तो दंड अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। अब आइए बुक में क्या दी हुई हैं चीज़ें ये भी देख लेते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ना समानता और स्वतंत्रता जो है सबकी बेसिक नीड है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है ये, और एक दूसरे से कोरिलेट भी होते हैं, ठीक है। इनमें से ना एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आप ये देखिए कि जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं होगी तो आपको समानता कैसे मिलेगी, और जब तक समानता नहीं होगी तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति, कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन जो है ना स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लग जाएं, ठीक है। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए ना तो बहुत सारे लोग जो है अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आप तभी तक स्वतंत्र हैं, ध्यान रखेंगे, आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति को मतलब समझ लीजिए सभी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जाए तो जो मजबूत तबका होगा वो अपने जो है स्वतंत्रता का प्रयोग करके जो है और मजबूत हो जाएगा, और वो निचले तबके को जो है अत्याचार करने लग जाएगा उसके ऊपर। तो क्या हुआ? स्वतंत्रता तो सबके लिए ना, सभी का मूल अधिकार है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो स्वतंत्रता को ना सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। और जो है स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता की आनंद ले सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन के अधिकार है, शामिल है, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार। तो स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में ना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बिना कारण बताए जो है अनुच्छेद 22 मैंने अभी आपको बताया है, आर्टिकल 22, ठीक है। तो गिरफ्तार किए जाने के बाद उस व्यक्ति को उस जो है पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है, ठीक है। ये भी बताया मैंने कि जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे, और न्यायाधीश ही जो है इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं, ठीक है। और इस अधिकार द्वारा ना किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों में इस अधिकार का दायरा जो है और ज़्यादा विस्तृत किया गया है।
तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहा ही जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमेशा शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमामय जीवन जीने का अधिकार जो है इसमें अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को आश्रय, आजीविका का अधिकार हो, क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अब जैसे मैंने आपको निवारक नज़रबंदी के बारे में बता दिया है, लेकिन हम बुक की भी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे निवारक नज़रबंदी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने कोई अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डाउट बेस पे, आशंका बेस पे भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो वह ना कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर जो है उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है, तो इसे ही कहा जाता है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या हुआ कि डाउट के बेस पे, यानी कि आशंका के बेस पे गिरफ्तार जिस पर्सन को किया जाता है और वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर जो है कह लीजिए कि उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे, अब जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के एक डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर कफिल खां। डॉक्टर कफिल खां के ऊपर जो है, उनके ऊपर जो है दोष तो साबित हुआ नहीं, लेकिन तब भी जो है सरकार ने उन्हें जेल में बंद किया। ठीक है, ये मामला जो है आप अभी जो है ताज़ा मामला है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकती है सरकार, जैसे कि कफिल खां को बनाया था। ठीक है, लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल जो है अधिकतम इसका ड्यूरेशन है 3 महीने। ठीक है, 3 महीने बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष ले जाए जाते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से ये जो निवारक नज़रबंदी है ना, सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने ना हमेशा इसका दुरुपयोग किया है। मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना के टाइम पे डॉक्टर कफिल खां को डाउट बेस पे उन्होंने जो है बंद कर दिया। वो डॉक्टर बाहर होता तो जो है कई कोरोना पेशेंट की जांच कर रहा होता, इलाज कर रहा होता। ठीक है, तो ये इसका ना हमेशा सरकार ने जो है दुरुपयोग ही किया है। एक उदाहरण मैं बता रही हूँ, इसके कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आप गूगल करके देख लो। ठीक है, अनेक लोग ये मानते हैं ना कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे जो है सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, ताकि सरकार तानाशाह ना हो सके, किसी को भी गिरफ्तार ऐसे ही ना कर सके। ठीक है, वास्तव में ना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में हमेशा, आज की बात नहीं, हमेशा ही परस्पर विरोधाभास रहा है। ठीक है, विरोध की स्थिति रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं। इसमें जो है कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है जिस पर जो है कोई अंकुश ना लगाया जा सके। इनमें से प्रत्येक का प्रयोग सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उदाहरण पे तौर पे देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था, शांति और नैतिक आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का ये शर्त है कि वह शांतिपूर्ण और बिना हथियारों का हो। ठीक है, और अगर जो है आंदोलन देखिए ज़्यादा उग्र हो जाता है तो क्या होता है, पुलिस की लाठियां पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर पुलिस की लाठियां ना करनी हो तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। ठीक, तो सरकार जो है ना किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो प्रशासन इस शक्ति की आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के जो है किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना करती है, यानी कि जो है न्यायोचित विरोध प्रदर्शन। ठीक है, लेकिन जनता जो है ना अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे जो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। अभी मैं आपको रिसेंट वाकया बताती हूँ कि अभी जो है ना गवर्नमेंट के अंदर ये हलचल चल रही थी कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब जो पा जाएगा जो भी व्यक्ति, ठीक है, तो उसे जो है 5 साल तक संविदा पे, यानी कि अस्थायी रूप से नियुक्त करेगी, उसके बाद परमानेंट करेगी। अब आप ये बताओ कि आप जो है इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हो और इसके बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट जो है नौकरी की सिक्योरिटी ना दे, वो संविदा पे रख रही है, तो इसका तो विरोध होना ही है। कई विद्यार्थियों ने इसका बहुत तगड़े तरीके से विरोध किया और क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लाठियां भरपाई, कई सारे लोगों को मार झेलनी पड़ी। तो लेकिन क्या है ना कि जनता
जनता का शासन है, लोकतंत्र है ये, तो लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने का अधिकार तो होना ही चाहिए। तो इसलिए जो है संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया है। आइए वाद विवाद की एक छोटी सी कड़ी को देखते हैं। ये है सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा कहा गया है, मैं समझता हूँ इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। यानी कि उपबंध क्या जोड़ा गया है कि राज्य इस पे बाउंडेशन लगा सकती है, ये कर सकती है, ठीक है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरीके से वापस ले लेता है। अब आप ये बताइए कि जैसे 19 के 1 में मैंने बताया आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, अब मैंने उसका जो है बाउंडेशन भी बताया कि गवर्नमेंट जो है इसको निरस्त भी कर सकती है, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन को भी निरस्त कर सकती है, संघ एवं संगठन बनाने को भी निरस्त कर सकती है। तो क्या है, एक पल में तो आप अधिकार दे रहे हो और एक पल में उसे ले रहे हो, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का हमारी अवधारणा क्या होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक व्यक्ति के जो है उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। तो ये डिबेट का एक पार्ट था, खंड 3, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आता है जो है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। तो अभी मैंने आपको ये बताया, मुझे बस जो है किताब की चीज़ें रिवाइज करनी है कि कुछ अलग जो है टॉपिक हिट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हमारा संविधान जो है इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन्हें विभिन्न अपराधों के आरोप हों। देखिए, हम ना प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोषी है, लेकिन क्या वो दोषी है ये तो कोर्ट बताएगा ना, न्यायालय बताएगी ना, लेकिन हम तो उसे पहले ही दोषी साबित कर देते हैं। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध की दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता, यही प्रोविज़न है, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी जो है स्वयं को बचाने के समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए जो है संविधान में 3 अधिकारों की व्यवस्था है। सबसे पहले अधिकार की अगर मैं बात करूं तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रोविज़न ये है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। तीसरी बात है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता, यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम अपने विरुद्ध तुम कबूल करो, तुम अपना अपराध कबूल करो, ठीक है। ऐसे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो अगले जो है हम वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हम पार्ट में देखेंगे, जो कि आर्टिकल 23-24 में है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं कर सकते हो, प्लीज़ यार आप थम्स अप तो कर ही सकते हो, है ना। तो लाइक कर दिया करिए अगर आपको वीडियो, इससे अप्रिशिएशन तो आप लोग दे ही सकते हो मैम को अपनी, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।